वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, सबका स्वागत है जनरल नॉलेज की क्लास में। क्लास नंबर है 40। रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं शाम को 8:30 बजे की इस क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये वो प्रश्न उत्तर होते हैं जो कि या तो आपके एग्जाम में पूछे गए होते हैं या तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए आज का जो सिनारियो है ये आपके लिए एक सरप्राइज टेस्ट है। इस टेस्ट को पूरा करने के बाद मैं बताऊंगा कि ये कौन से ईयर का पूछा गया सारा प्रश्न उत्तर है। ठीक है, तो चलिए इस क्यूज को अटेंड कीजिएगा और इसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि यहां तक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। तो पूरा क्यूज देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। सक्सेस की 98 पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों क्लास का टाइमिंग तो आपको पता ही होगा। वैसे जो लोग नए हैं चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि शाम को 8:30 बजे रोज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चन लेकर आते हैं उनमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। पर आज यहाँ क्वेश्चन सिनारियो में एक ऐसा सिनारियो है जो कि किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 25 तक। ठीक है, तो इस क्यूज को अटेंड कीजिएगा, आंसर आप बताते रहिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। हर क्वेश्चन का आपको 3 सेकंड का टाइम मिलेगा आंसर देने के लिए। तो आज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने कि टपकन सिद्धांत जो है, ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं इसको, ट्रिकल डाउन थ्योरी जिसे हम लोग टपकन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ये किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नजरअंदाज करता है। चलिए ऑप्शंस आपके सामने हैं। इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, सेविंग यानी कि बचत, आय यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वितरण में, और उपयोग यानी कि यहाँ पे कंजम्पशन। तो यहाँ पे आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो ये सिद्धांत है टपकन यानी कि ट्रिकल डाउन थ्योरी, ये किस पे प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है। चलिए ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए सोच समझ के आंसर दीजिएगा। हर 3 सेकंड के बाद आपको आंसर का नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा और उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, आय वितरण यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन देखने से पहले आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर वीडियो सब तक नहीं पहुंच पाया है तो प्लीज़ एक दूसरे को शेयर कर दें और जो भी आपके फ्रेंड हैं उनको शेयर करें और यहाँ पे जरूर ज्वाइन करें एक दूसरे को। हो सकता है कि नोटिफिकेशन यूट्यूब के जरिए ना जाए इस वीडियो का, पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय के लेखा परीक्षा नहीं करते हैं। चलिए आंसर कीजिएगा। ऑप्शन है केंद्र सरकार, स्थानीय निकाय, राज्य सरकार या सरकारी कंपनियां। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में जाके। 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं हर क्वेश्चन पे आपको कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते हैं। तो आंसर है दोस्तों स्थानीय निकाय की, यानी कि जो लोकल बॉडीज होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इतिहास से कि काकोरी षड्यंत्र मामला जो है वो किस वर्ष हुआ था। काकोरी जो केश कांड हुआ था ये किस साल हुआ था? 1925 में, 1924 में, 1926 में या 1927 में? तो आई थिंक मुझे लगता है कि इसका आंसर आप सभी यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे होंगे और सही उत्तर कर रहे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी है अपने क्यूज़ में। कल मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट पढ़ रहा था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट थे कि बोल रहे थे कि सर आप बोलते हो कि ये इस साल का क्वेश्चन है पर कभी इसका प्रूफ तो दो। तो आपको प्रूफ की ज़रूरत है अगर, तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के आप देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा गया है एक्चुअली। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे कि कमेंट भी कर रहे थे कि सर लेवल बहुत लो रह रहा है, सर थोड़ा सा हाई लेकर आइए लेवल। तो भाई मेरे जो आरआरबी एनटीपीसी का लेवल है उसी लेवल के सारे प्रश्न उत्तर लेकर आता हूं मैं। अगर मैं यूपीएससी और आपके जो स्टेट बोर्ड के होते हैं एग्जाम, जैसे कि स्टेट पीसीएस होते हैं, तो अगर वहाँ से क्वेश्चन लेकर आऊँगा तो शायद आपसे नहीं हो पाएगा यहाँ पे, और वो क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं बनेगा, है ना। तो आंसर यहाँ पे कीजिएगा दोस्तों इट्स ए 1925 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है। संगमरमर यानी कि जो पत्थर होता है एक तरह का, इसको उसके स्वप्न कहा जाता है। तो किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? पत्थर में इस स्वप्न कहा जाता है। कहा, देखिए ये क्वेश्चन रिलेट किया गया है 2 चीज़ों से। एक तो है कि ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है,
और किस पत्थर को स्वप्न कहा जाता है ये बताना है आपको। तो रंग महल के पत्थर को, पंचमहल के पत्थर को, या लाल किले के पत्थर को, या बहाई मंदिर को। चलिए, तो क्वेश्चन का लेवल में जैसा कि आपको बता रहा था कि क्वेश्चन का लेवल जो है वो बिल्कुल सही है। आप लोग बस इतने ही क्वेश्चन करके जाइए जितने की क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, उससे अगर ज़्यादा पूछ लिया जाए तो देखिएगा, आप लोग खुद एग्जाम दीजिएगा ना तो समझ में आएगा आपको कि कितने क्वेश्चन यहाँ से हम लोग को फायदे हो रहे हैं। क्योंकि आरआरबी जेई में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो क्वेश्चन आपको कराया ही जा रहा है, अलग से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के वो करा दिया जा रहा है। और अभी एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है तो प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी का भी सवाल आपको कराया जा रहा है। चलिए, इसका भी आंसर दीजिएगा। 25 के बाद बताऊंगा कि ये जो पेपर आप सॉल्व कर रहे थे ये कौन से ईयर का पेपर है, कौन से एग्जाम का पेपर है। ठीक है, तो आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, नोट कर लीजिएगा, पंचमहल। अगला क्वेश्चन, भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसी की जाती है? जो सेक्स रेशियो का कैलकुलेशन होता है कि कैसे की जाती है ये बताना है आपको, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए फटाफट आंसर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 सेकेंड से टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको आंसर 3 सेकंड के अंदर करके निकल जाना होगा हर क्वेश्चन पे, एग्जाम में भी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उसका आंसर है, पहले देख लीजिए, इट्स अ बी, हर एक हजार पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या मापी जाती है। ठीक है, 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या मापी जाती है। तो ऐसे सेक्स रेशियो पता करते हैं हम लोग। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किस में होती हैं? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा, ये साइंस का क्वेश्चन है आपका, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैं ये क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं आपके लिए। तो आंसर होता है दोस्तों आपका इट्स अ सी, आवृत बीजी। नोट कर लीजिएगा, एग्नियोस्पर्म के से रिलेटेड होता है सहचर कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से क्या विद्युत रोधी है? तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंसुलेटर? क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है 7, ये आ चुका है 3 बार 4 बार एग्जाम में भी आपके। तो यहाँ से आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स बी, वुड यानी कि लकड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि किसके कारण वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? फॉर द व्हाट रीजन डू एयर बबल्स राइज इन लिक्विड्स? चलिए, ये भी साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों आपका, तो यहां पे आंसर कीजिएगा फटाफट। आंसर है दोस्तों इट्स ए। जी हाँ दोस्तों, श्यानता और उत्प्लवन। ठीक है, उत्प्लवन से, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी और बायोएंसी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जियोलाइट क्या होता है? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा यहाँ पे, व्हाट इज जियोलाइट? चलिए 3 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं हम आपको, यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर सही उत्तर कीजिएगा। आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, नोट कर लीजिएगा, हाइड्रेट सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ हाइड्रेट सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। ओके, जियोलाइट क्या होता है? तो ये इसका फॉर्मूला होता है हाइड्रेट सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि किसके कारण से तरल पदार्थों में क्वथनांक की भिन्नता पाई जाती है? व्हाट इज द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्लूइड? चलिए ऑप्शन है, प्रेशर वेरिएजेस, टेम्परेचर वेरिएजेस, वॉल्यूम वेरिएजेस, या डेंसिटी वेरिएजेस। यानी कि जो भिन्नता है, यानी कि जो वेरी की जाती है, ये दाब में, तापमान में, आयतन में, या घनत्व में। तो आंसर है दोस्तों इट्स ए, दाब में यानी कि प्रेशर में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा फटाफट। हर क्वेश्चन के बाद आपको 3 सेकंड का टाइम मिलेगा। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें आप लोग, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों आंसर होता है यहाँ पे इट्स सी, नोट कर लीजिएगा, जो कूड़ा कचरा होता है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषण का कारक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य की है? उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र या मिजोरम? तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शन में वो है नहीं, जो कि केरला है। और इन चारों में आपको बताना है कि भारत के इन राज्यों में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किसकी है? उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र या मिजोरम? तो आंसर नोट कर लीजिएगा, इट्स अ डी, मिजोरम। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, आंसर है डी, मिजोरम। देखो यहाँ पे जनसंख्या भी कम है, और जनसंख्या कम होने के चलते वैसे यहाँ पे लोग ज़्यादातर शिक्षित हैं। और जहाँ भी जैसे कि हिंदी राष्ट्र
हिंदी राज्य नहीं है वो, और वहाँ पे अलग से कोई भाषा बोली जाती है, तो वहाँ की साक्षरता दर ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। कारण क्या है कि लोग जो हिंदी भाषी हैं वो वहाँ जाते हैं, तो उनके लिए टूरिज़्म और उनके लिए सबसे ज़्यादा जो पैसे कमाने का ज़रिया होता है वो उस राज्य में बनता है, तो इसलिए उस राज्य का साक्षरता दर ऊंचा होना अनिवार्य है। ये एक कारक है इसका, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम संख्या में एक सदस्य उपस्थित होने चाहिए। चलिए, लोकसभा की बैठक, ये क्वेश्चन पॉलिटी से है कि लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए। तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। देखिए फटाफट आंसर, जितने लोग जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ आंसर कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपको ला कर दिया जा रहा है जहाँ से, ठीक है। आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, नोट कर लीजिएगा, कुल सदस्य का 10वां भाग होते हैं। ओके, आंसर बी होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषताएं हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका यहाँ पे। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, मृत्यु दर की वृद्धि, महिलाओं में अनुपात की वृद्धि, जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी होना, और चौथा है यहाँ पे वृद्धि व्यक्तियों की बढ़ती जनसंख्या। तो आंसर दोस्तों सी होगा यहाँ पे, जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी का होना, ये भारत की जनसंख्या का सबसे बड़ा विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, आप ऐसी एक प्रणाली को क्या कहेंगे जिसमें निर्धन वर्ग यानी कि जो गरीब लोग हैं वो धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर लगाए जाते हैं उन पे। तो आंसर कीजिए दोस्तों, ये है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन कि आप ऐसी प्रणाली को क्या कहेंगे जिसमें निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर लगाए जाते हैं, कर यानी कि टैक्स। ओके, तो आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, पश्चिगामी कर यानी कि रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी हितबद्ध गुट एक चैरिटेबल ग्रुप कहते हैं इसको, ठीक है। चैरिटेबल ग्रुप का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। तो सरकार बनाना, अपनी पसंद के अनुसार सरकारी नीतियों के परिवर्तन करना, या जनमत बनाना, या चुनाव लड़ना। तो आंसर होता है दोस्तों यहाँ पे आपका इट्स बी, अपनी पसंद के अनुसार सरकारी नीतियों में परिवर्तन लाना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। इसका मैचिंग किया गया है शिवाजी का अफजल खान से, नूरजहां का महाबत खान से, अकबर का राणा प्रताप से, या बाबर का बैरम खान से। तो कौन सही नहीं है ये बताना है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे कौन सही नहीं है, उसके बाद आंसर सोच समझ के दीजिएगा आप लोग। आपके आंसर यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और प्लीज़ आप लोग यहाँ भी एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि आउट ऑफ 40 कितने सही उत्तर कर रहे हैं रोज़ आप लोग लिखा करें। और क्वेश्चन का पैटर्न जो लेकर आते हैं आपके लिए, ये सारे पैटर्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल विश्वास रखिएगा एक छोटा सा कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये 40 क्वेश्चन एटलीस्ट रोज़ देख लिया करें ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रोज़ थोड़ी थोड़ी तैयारी आपकी होती रहे। आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, नोट कर लीजिएगा, बाबर और बैरम खान के बीच ये कभी युद्ध नहीं हुआ था। बाकी इन सब के बीच ये युद्ध हो चुका था, उनके शासनकाल में ये थे लोग, ठीक है। पर बाबर और बैरम खान का ये मेल बहुत गलत है यहाँ पे। आंसर होगा डी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है। चलिए, स्वर्ण भंडार पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे अट्टाकामा, नोट कर लीजिएगा इट्स अ डी होगा आंसर यहाँ पे, अट्टाकामा इज योर राइट आंसर। चलिए 18 हो गया। 19 क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए, ये लैक्मेल ग्लैंड्स जो है ये कहाँ सिचुएटेड होते हैं, यानी कि अश्रु ग्रंथि कहते हैं इसको हिंदी में। ये कहाँ होती हैं, पाम्स यानी कि हथेलियों में, मुख की गुहिका में, या नेत्र गुहिका में, या फिर पेट में यानी कि स्टोमक में। तो नीचे आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपने। लैक्मेल ग्लैंड्स होती है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा इट्स अ सी, नेत्र की गुहिका में। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20, किण्वन में पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासेस कारक प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासेस का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है मेथनॉल, चीनी, एथेनॉल, या गन्ना। चलिए, ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके साइंस से क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके इस एग्जाम में। तो आंसर होगा दोस्तों इट्स सी, एथेनॉल का। ओके,
अगला क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे कि एसिड रेन इज पॉल्यूटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अम्ल की जो वर्षा होती है इनमें किसके द्वारा प्रदूषण होती है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड से। ओके, इसके प्रदूषण से ये अम्लीय वर्षा होती है। ओके, अगला क्वेश्चन 22, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद अक्सर होता रहता है? सियाचिन ग्लेशियर को लेकर हर साल विवाद होता है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कीजिएगा कि वह प्रसिद्ध उक्ति किसने लिखी है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये प्रसिद्ध लेखिका हैं, इनका नाम बताइए। आंसर होता है दोस्तों, इट्स ए जॉन किट्स। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ जॉन किट्स, जिन्होंने लिखा है अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके इस एग्जाम में, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एनी इंडियन स्टेट? चलिए आंसर कीजिएगा 24 का, किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा फटाफट। आंसर है दोस्तों, इट्स ए श्रीमती सुचेता कृपलानी। नोट कर लीजिएगा, सुचेता कृपलानी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? चलिए, इनमें कौन सा एक एप्लीकेशन है जो कि प्रोटोकॉल है? तो प्रोटोकॉल है दोस्तों, इट्स ए हाइपर टेक्स्ट। ये आपका होगा आंसर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे, इट्स अ HTTP। ठीक है, चलिए तो ये जो 25 तक क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों, ये आपके SSC CGL का प्रश्न उत्तर है। और ये प्रश्न उत्तर इसलिए मैं आपको लेकर आया हूँ, 2016 का ये पेपर था जिसमें कि GK और GS से बने थे ये सारे प्रश्नोत्तर। तो आपने इस 25 में कितने सही किए ये जरूर एक बार थोड़ा सा डिसाइड कर लीजिएगा और अपना लेवल चेक कर लीजिएगा कि कितनी तक तैयारी है आपकी, कितना आप जोर लगा रहे हैं एग्ज़ाम को देने में और कितना सही उत्तर कर रहे हैं। और अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर अब आप लोग यहाँ पे देंगे। दोस्तों ये है क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से कि वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है? द की टू द प्रेजेंट गोस्ट इज द स्टेटमेंट ऑफ डटन, जेम्स हटन, डेविस या वॉल्टर पेंक। चलिए 26वां का आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे आप लोग। आंसर है दोस्तों, इट्स अ बी, जेम्स हटन। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों को उसका ग्रह कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, उस सूर्य का ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, और किसी भी ग्रह के चारों तरफ घूमने वाले चीज़ों को क्या कहते हैं? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, उसको उपग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप लोग, अंतरिक्ष में कितने कुल तारामंडल हैं? तो दोस्तों आंसर है यहाँ पे इट्स 88। नोट कर लीजिएगा, आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज जो है वो प्रायः किस में उड़ते हैं, मतलब कौन से मंडल में उड़ते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या प्रकाश मंडल? आंसर होता है दोस्तों आपका यहाँ पे इट्स अ बी, समताप मंडल। हर 3 सेकंड के बाद आपको आंसर दिए जा रहे हैं यहाँ पे। और जो भी मेरे भाई बंधु यहाँ पे चैनल पे नए हैं या जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब के रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? देखिए, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो वो दो देश है दोस्तों, भारत और श्रीलंका। ये पाक जल डमरू के नाम से भी, पाक जल डमरू मध्य के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? चलिए आंसर नंबर ये कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न, और यहाँ पे उत्तर आपका भी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। 31 का आंसर कीजिएगा आप लोग। तो इसको कहते हैं दोस्तों इट्स अ पद्मा। नोट कर लीजिएगा, बांग्लादेश में जब गंगा नदी जाती है तो इसे पद्मा नाम से ही जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कीजिएगा कि भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किस चीज़ का? चावल का, चाय का, तिलहन का या दाल का? चलिए, तो ये क्वेश्चन आ चुका है इकोनॉमिक्स से दोस्तों, यहाँ पे आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, चाय का। सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश भी है भारत
किसका? तो चाय का। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का कौन सा टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन है मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड या बोल्विया। तो आंसर है दोस्तों इट्स ए मलेशिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। चाइना, म्यांमार, नेपाल या भूटान। तो आंसर है दोस्तों इट्स बी, म्यांमार को जोड़ता है तुजू दर्रा भारत से। अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय का देश के नाम से जाने जाने वाला वो देश कौन सा है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके आरआरबी एनटीपीसी में 2016 के ही पेपर में। आंसर है दोस्तों इट्स बी, जापान। आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, मुझे पता है बहुत लोग यहाँ पे आंसर सही कर रहे हैं और आप सभी के आंसर मैं पढ़ता हूँ, इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ कि प्लीज़ आप लोग कमेंट करते रहें, क्वेश्चन आंसर क्यूज़ करें कि कौन कितना सही कर रहा है, ये आप लोग खुद अपने आप को ही जज करें। उसके बाद पीडीएफ दिया जाता है, तो पीडीएफ को लेकर अपने दोस्तों के बीच बैठकर उस पीडीएफ का क्वेश्चन आंसर एक दूसरे से पूछें ताकि ये सारे क्वेश्चन आपको याद रह सकें। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संबोधन के साथ कब पारित किया गया था? तो लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल पारित किया गया था दोस्तों, नीचे कमेंट कीजिएगा फटाफट। आंसर है यहाँ पे इट्स बी, 2012 में। बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों की जाती है? तो भारत में राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों में कितने वर्षों की जाती है? फटाफट आंसर कीजिएगा। आंसर होता है यहाँ पे इट्स बी, 5 साल के लिए। बहुत सही आप लोगों का उत्तर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग के किस वर्ष बनाया गया था? अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो ऑप्शन है आपके सामने, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। इट्स ए 1992 में 1992 ईस्वी में बनाया गया था अल्पसंख्यकों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग। अगला क्वेश्चन है और ये आज का आखिरी प्रश्न है। आपके प्रश्न के उत्तर यहाँ पे आना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए और खासकर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी उत्तर यहाँ पे आपके कितने सही हुए हैं ये आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियाँ कौन करता है? तो वो करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति। ओके, चलिए, तो आज के इस पूरे सिनारियो में जितने भी प्रश्न आपने सही किए हैं आउट ऑफ 40, वो नीचे कमेंट जरूर करें आप लोग कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। 35 किए हैं तो वेल गुड है। अगर आज का एसएससी सीजीएल का जो पेपर मैंने दिया है आपको, ये 2016 का पेपर था 25 क्वेश्चन तक, अगर इस 25 क्वेश्चन में आपने 20 प्लस किए हैं तो बिल्कुल सही तैयारी है आपकी। और खुद को जज करना है, क्यूज़ अटेंड करें, रोज़ शाम को 8:30 बजे की क्लास लेकर आते हैं। इसका पीडीएफ भी हम आपको शेयर करते हैं इसके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे और आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कि successkey98.in होता है। चलिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।